नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बुद्धि टॉपिक। तो चलिए देखते हैं बुद्धि में और कौन कौन सी चीजें विशिष्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पर अपनों ने बुद्धि देखा और बुद्धि के संबंध में जो विशेष बातें हैं उनमें अपनों ने देखा था कि भाई सबसे पहले बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया। तो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया उसके बारे में भी अपनों ने देखा था। अपनों ने मानसिक आयु का भी देखा था कि भाई मानसिक आयु जो है वो सर्वप्रथम जो परीक्षण हुआ था बीनी साइमन परीक्षण, वहां पर मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया था। बुद्धि लब्धि की यदि बात करें या आईक्यू शब्द प्रयोग की बात करें सर्वप्रथम, तो अपनों ने देखा भी था कि स्टर्न नामक जो विद्वान थे उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग यदि अपन देखें, हालांकि इनके बारे में अपन देख चुके हैं, आप बुद्धि के संबंध में पिछली क्लासेस और देख लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें मानसिक परीक्षण की, तो मानसिक परीक्षण नामक जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, तो उसकी बात भी अपनों ने की। किसने दिया था? ये कैटल महोदय के द्वारा दिया गया था मानसिक परीक्षण। उसके बाद यदि अपन बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन के जो जन्मदाता की बात करें, यानी जो बुद्धि परीक्षण थे उनको कौन लेकर आया था, उस संबंध में यदि अपन बात करें बुद्धि परीक्षणों के जनक या बुद्धि मापन परीक्षण के जनक, तो बुद्धि परीक्षणों के जनक कौन कहलाते हैं? बीने कहलाते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो बुद्धि का परीक्षण आया था वो बीने का ही आया था और बीने ने फ्रांस में साइमन के साथ मिलकर ये परीक्षण दिया था। तो अपन बीने साइमन परीक्षण के नाम से उसको जानते हैं। यदि अपन बात करें कि प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण ये कौन लेकर आया, इसकी यदि बात करें तो एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है सेगुइन महोदय। तो इन महोदय के द्वारा या सेगुइन नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग है वो किया गया। इनके सन की यदि बात करें तो लगभग 1866 ईस्वी के आसपास इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था। बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक हो गए, अपनों ने देख लिया कि भी बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग भी किसने किया? स्टर्न ने किया। इनके प्रतिपादक सामान्यतः पर यही हो जाता है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें कि भाई बुद्धि लब्धि में, बुद्धि लब्धि से संबंधित या फिर अपन यूं कहें कि मानसिक आयु से संबंधित जो सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया? तो सूत्र दिया गया था टर्मन के द्वारा। और कब दिया गया था? 1916 में यह सूत्र है वो दिया गया था। और 1916 में जब यह सूत्र दिया गया था तो ये सूत्र था क्या? तो आपको मैं बता देती हूं, ये सूत्र था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इनटू 100। ये सूत्र था। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं MA बटे CA इनटू 100। तो इस प्रकार से अपन बुद्धि लब्धि या किसी भी व्यक्ति की मानसिक आयु निकाल सकते हैं। किस आधार पर निकाल सकते हैं? बुद्धि लब्धि स्तर निकाल सकते हैं, सॉरी मानसिक आयु नहीं निकाल सकते, बुद्धि लब्धि का स्तर निकाल सकते हैं। एक बालक की मानसिक आयु कितनी है, वास्तविक आयु कितनी है। मानसिक आयु का मतलब मस्तिष्क से वो कितना बड़ा है और वास्तविक आयु वो उम्र में कितना बड़ा है, और उसके आधार पर अपन बुद्धि लब्धि निकाल लेते हैं। ये बात किसने बताई थी? ये बताई थी टर्मन महोदय ने। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन एक चीज की और देखें। देखिए एक और विशिष्ट बात ये हो जाती है, बुद्धि लब्धि के संबंध में दो शब्द आते हैं
उनका अर्थ भी अपन जान लेते हैं। और शब्द कौन से हैं? शब्द हैं, एक तो आपने सुना होगा बेसल वर्ष। बेसल वर्ष एक नाम आता है, बेसल वर्ष। ये क्या होता है? बेसल वर्ष की यदि अपन बात करें तो देखिए, जिस आयु स्तर के बालक प्रश्न हल कर सकता है, या फिर अपन यूं कहें कि जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर सकता है, वो उसकी बेसल आयु मानी जाती है। जैसे कि एक बालक है, वो 10 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, और 10 वर्ष के बालक की जो योग्यता होती है, या 10 वर्ष का बालक जिस प्रकार के प्रश्नों का हल कर सकता है, उसके अनुसार वह हल कर रहा है, न उससे ज्यादा न वह उससे कम, तो उसकी बेसल आयु कितनी मान ली जाएगी? 10 वर्ष मान ली जाएगी। मान लीजिए कि एक 10 वर्ष का बालक है, 10 वर्ष का बालक है, परंतु वह अधिकतम 8 वर्ष के बालक के ही प्रश्न हल कर पा रहा है, प्रश्न हल कर पा रहा है, तो उसकी बेसल वर्ष क्या मानी जाएगी? 8 वर्ष मानी जाएगी। मान लीजिए कि एक 10 वर्ष का बालक है, ठीक है, परंतु वह 15 वर्ष तक के बालकों के समान प्रश्नों को हल कर सकता है। होते हैं कुछ प्रतिभाशाली बालक, है ना, जिनका IQ लेवल बहुत बड़ा होता है, तो वो 10 वर्ष के उम्र के होते हैं, परंतु फिर भी 15 वर्ष के बालक जिस प्रकार के प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं, वैसा वह 10 वर्ष में ही निकाल सकता है। तो वह उसका कौन सा वर्ष मान लिया जाएगा? बेसल वर्ष मान लिया जाएगा। तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं कि यदि कोई बालक, या अपन यूं कहें कि कोई बालक जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर सकता है, वह उसका बेसल वर्ष माना जाता है। कैसे? जैसे यदि बालक 10 वर्ष का है, परंतु वह 15 वर्ष तक के बालकों के प्रश्न हल कर सकता है, तो उसकी बेसल वर्ष क्या मानी जाएगी भाई? उसकी बेसल वर्ष 15 वर्ष उसका करते हैं, उसका बेसल वर्ष 15 वर्ष माना जाएगा। तो उसका बेसल वर्ष क्या माना जाएगा? 15 वर्ष माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बेसल वर्ष किसे कहते हैं? जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, वह उसका बेसल वर्ष माना जाता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं टर्मिनल आयु की। देखिए, टर्मिनल वर्ष की बात अपन करते हैं। बेसल वर्ष अपना हो चुका है।
तो यहां पर बात करते हैं टर्मिनल वर्ष की। ये क्या होता है? ये होता है कि जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता तो वह उसका टर्मिनल वर्ष मान लिया जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए वही 10 वर्ष का बालक है, 10 वर्ष का बालक है, वो यदि 10 वर्ष तक के प्रश्नों को हल कर सकता है, ठीक है, 10 वर्ष तक के प्रश्नों को हल कर सकता है, उसके आगे नहीं तो 11 वर्ष आयु जो है उसकी टर्मिनल वर्ष मानी जाएगी। टर्मिनल वर्ष का मतलब कि वह 10 वर्ष तक के तो प्रश्नों को हल कर सकता है परंतु 11वें वर्ष का नहीं कर सकता, तो वह अधिकतम स्तर जिसके प्रश्नों को वह हल नहीं कर पाता वह उसका टर्मिनल वर्ष मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि 10 वर्ष का बालक है, कम आईक्यू लेवल वाला है, वो अधिकतम 8 वर्ष तक की आयु के तो प्रश्न हल कर सकता है, प्रश्नों का हल कर सकता है, परंतु वह 9 वर्ष के प्रश्नों को हल नहीं कर सकता तो वह भी उसकी टर्मिनल वर्ष मानी जाएगी। इसी के साथ वही उदाहरण देखते हैं कि एक 10 वर्ष का प्रतिभाशाली बालक है, वो 15 वर्ष तक के प्रश्नों का हल निकाल सकता है, परंतु वह 16 वर्ष के बालकों के प्रश्नों का हल नहीं निकाल सकता, तो 16 वर्ष आयु उसकी कौन सी मान ली जाएगी? टर्मिनल आयु या टर्मिनल वर्ष उसका मान लिया जाएगा। तो यहां पर अपन इस बारे में क्या लिख सकते हैं? अपन इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए यहां पर यह माना जा सकता है कि एक बालक जिस अधिकतम आयु वर्ग के स्तर अनुसार प्रश्नों का हल नहीं कर सकता वह उसका टर्मिनल वर्ष माना जाएगा। तो वह उसका क्या माना जाएगा? टर्मिनल वर्ष माना जाएगा। जैसे यदि अपन बात करें तो एक 5 वर्ष का बालक अधिकतम 6 वर्ष तक के प्रश्नों का हल नहीं कर सकता तो 6 वर्ष आयु उसका टर्मिनल वर्ष माना जाएगा। तो छठा वर्ष उसका क्या माना जाएगा? टर्मिनल आयु माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि वहां वह 6 वर्ष तक के प्रश्नों का हल नहीं कर सकता। 5 वर्ष तक का तो कर सकता है, 6 वर्ष का नहीं कर सकता, तो वह उसका टर्मिनल वर्ष मान लिया जाएगा। अर्थात 5 वर्ष तक का कर सकता है तो 5 वर्ष तो उसका बेसल वर्ष हो गया, और 6 वर्ष तक का नहीं कर सकता तो वह उसका टर्मिनल वर्ष हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए आगे अपन बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रीट के एग्जाम की दृष्टि से, और वो कौन सा है? वो है बुद्धि परीक्षणों का
या बुद्धि टॉपिक के अध्ययन का ही शिक्षा में क्या योगदान है, या फिर अपन यूं कहे कि भाई बुद्धि परीक्षणों की जो है वो क्या भूमिका है एजुकेशन में, शिक्षा में उसकी क्या भूमिका है, ये अपन देखते हैं। और यहाँ पर यह महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। शिक्षा में बुद्धि परीक्षणों का की भूमिका या महत्व। ये प्रश्न यहां पर अपन देख रहे हैं। मैंने आपको कहा कि रीट की एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रीट की एग्जाम में अपन जानते हैं कि ज्यादा थिंकिंग लेवल के प्रश्न आते हैं। तो थिंकिंग लेवल के प्रश्नों में इस प्रकार की चीजें अक्सर पूछ ली जाती है कि यहाँ पर जो है बुद्धि परीक्षणों की भूमिका से संबंधित, कि शिक्षा में यहाँ पर बुद्धि परीक्षणों से संबंधित योगदान है या नहीं है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। या यूं पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बुद्धि परीक्षणों के शिक्षा के योगदान में असत्य कथन है या सत्य कथन है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग लेवल वाले प्रश्नों की बात की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर यह चीज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपने बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि की जांच कर ली है, तो आप एक व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी हेतु अपन बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए, अब एक ही क्लास में एक शिक्षक पढ़ा रहा है, उसमें 80 से लेकर 100 तक बच्चे बैठे हुए हैं। अक्सर बैठे रहते हैं, अपन मानते हैं सामान्य तौर पर। हालांकि जो अधिनियम आ चुका, शिक्षा अधिनियम 2009 में आया था, उसके अनुसार ये है कि आप ज्यादा बच्चे नहीं बैठा सकते। 40 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी, परंतु फिर भी सामान्य तौर पर इस प्रकार का देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि आपकी कक्षा में 40 ही बच्चे बैठे हैं, अपन ये मान लेते हैं 40 बच्चे बैठे हैं। अब 40 बच्चे में से 40 के 40 प्रतिभाशाली हो, ये तो आवश्यक नहीं है ना। तो अब और ये भी हो सकता है कि 40 जो बच्चे कक्षा में हैं, एक कक्षा में कितने बच्चे हैं? 40 हैं। अब 40 बच्चे हैं तो उनमें ये भी नहीं है कि सबके सब मंदबुद्धि हैं। हो सकता है कि 10 जो बच्चे हैं, 10 बच्चे वो तो हों प्रतिभाशाली हों, ठीक है। और 10 बच्चे जो हैं वो हो सकते हैं औसत, और जो बाकी के जो 20 बच्चे हैं वो औसत से कम आईक्यू लेवल वाले हो सकते हैं। ये अपनों ने एक सामान्य जानकारी हेतु आंकड़ा निकाला है, ठीक है। टोटल 40 बच्चे, जिनमें से 10 तो प्रतिभाशाली, 10 औसत बच्चे और 20 जो बच्चे हैं वो औसत से कम है। अब यहां पर अपनों ने जो 10 प्रतिभाशाली बच्चे देखे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो जरूरी नहीं कि आपकी कक्षा में ही प्रतिभा दिखाते हों। माने कि जरूरी नहीं है कि वो एजुकेशन में ही प्रतिभाशाली हो सकता है उनकी और किसी क्षेत्र में रुचि हो। अब ये जो 10 प्रतिभाशाली बालक है, उनमें से एक तो गेम्स में बहुत आगे है, एक कक्षा में प्रथम स्थान पर आता है, एक वहीं पर जो कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं, उनमें हमेशा आगे रहता है। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालक में जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की योग्यता हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक हर क्षेत्र में अपने प्रतिभा का ही प्रदर्शन करे, हर क्षेत्र में वह 140 से प्लस जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए अपन मान सकते हैं कि एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसके भी
या फिर अपन यूं कहें कि यहाँ पे जो 10 प्रतिभाशाली बालक अपनों ने देखे हैं, उन 10 में भी अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होती है। उनका सभी का व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार का होता है। तो यदि उनके व्यक्तित्व में विभिन्नता पाई जाती है, उनका व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार का है, तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी के लिए हमें किसका परीक्षण करना होगा? बुद्धि परीक्षण करना होगा, हमें जानना होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं, ये है तो प्रतिभाशाली, अपनों ने एजुकेशन से संबंधित टेस्ट लिया। आपने देखा होगा कि जो बहुत महान क्रिकेटर होते हैं, जो प्रसिद्ध हीरो होते हैं, यानी अभिनेता, जो प्रसिद्ध अभिनेता होते हैं, वो शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए होते हैं। तो इसलिए आपने कक्षा में टेस्ट करवाया तो उसमें से ये जो प्रतिभाशाली बालक है 10, उनमें से 5 ही बालक ऐसे हैं जो एजुकेशन में या शिक्षा में प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। बाकी के जो 5 व्यक्ति हैं, 5 बालक हैं, वो वहां पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर ही नहीं पाते। तो क्या अपन वहां पर उनको मंदबुद्धि मान ले? जी नहीं, माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी प्रतिभाशाली है, परंतु वो अलग अलग क्षेत्रों में है। तो इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि वो प्रतिभाशाली है? उसके आईक्यू की जांच करके, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो उस प्रकार से उसके आईक्यू लेवल को जांच कर हम पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ 10 बच्चे हैं तो प्रतिभाशाली, परंतु उनकी योग्यताएं, उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्र की है। तो इस प्रकार से अपन मान सकते हैं कि भाई बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन करके अपन व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता में अपन पता लगाते हैं कि जो 40 बालक है वो किस किस प्रकार के हैं, उनमें विभिन्नताएं। अब जो अपनों ने देखे थे 20 बालक मंदबुद्धि है। अब मंदबुद्धि जो बालक हैं वो क्या हर क्षेत्र में मंदबुद्धि है? मान लीजिए कि उनके पास बुद्धि कम है, उनके पास सोचने समझने की क्षमता बहुत कम है, तो ये तो आवश्यक नहीं कि उनके पास फिजिकली भी कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, या फिर अपन यूं कहें कि उनमें शारीरिक क्षमता भी नहीं है, ये तो अपन नहीं कह सकते। तो इसलिए अपन यहां पर यूं कह सकते हैं कि भाई जो मंदबुद्धि बालक है, मंदबुद्धि बालकों में भी जो विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता किसकी? मंदबुद्धि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने हेतु। अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? देखिए, मंदबुद्धि बालकों के अंदर भी व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता पाई जाती है ना। वो भी अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है कि बहुत अच्छे हों, वो शारीरिक कार्यों में बहुत अच्छे हों, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मंदबुद्धि बालकों का भी यदि अपने को ज्ञान प्राप्त करना है, उनके संबंध में भी यदि अपने को पूरी जानकारी हासिल करनी है, तो जाहिर सी बात है कि अपने को बुद्धि परीक्षणों का सहारा लेना पड़ेगा। तो अपन बुद्धि परीक्षणों का सहारा लेते हुए इस संबंध में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता की जांच कीजिए, आप मंदबुद्धि बालकों का सूक्ष्म अध्ययन करिए, आपको बुद्धि परीक्षणों की सहायता लेनी होगी। यहां पर मैं मोटे तौर पर यह भी कह सकती हूं कि बालकों
बालकों के वर्गीकरण करने हेतु या बालकों के वर्गीकरण हेतु भी अपन बुद्धि परीक्षणों का सहारा ले सकते हैं। बालकों का वर्गीकरण यानी अनेक प्रकार के बालक होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं, कुछ औसत होते हैं, कुछ सृजनशील बालक होते हैं। तो उनके बालकों का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बुद्धि प्रदर्शन या बुद्धि लब्धि के प्रदर्शन के जांच के लिए अपन किसका सहारा लेते हैं? बुद्धि परीक्षणों का सहारा लेते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि शिक्षा में बुद्धि परीक्षणों की क्या भूमिका है। तो सबसे पहला देखा व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी के लिए, दूसरा मंदबुद्धि बालकों की जानकारी के लिए, तीसरा बालकों के वर्गीकरण हेतु। ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बालकों के लिए ही उपयोगी है। ये सारा का सारा कार्य किया किसने है? ये जानकारियां हासिल किसने की है? शिक्षक ने हासिल की है। तो अपन मान सकते हैं कि शिक्षक इन माध्यमों से, इन बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से बालक की योग्यता का पता लगा लेते हैं। और जब वो योग्यता का पता लगा लेते हैं तो वो अपने आप का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक बच्चे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि उसके पास आईक्यू लेवल कम होता है। तो उस पर कक्ष के दौरान शिक्षा से संबंधित विशेष ध्यान दिया जाता है, उसके लेवल का ध्यान रखा जाता है, उसे बहुत हाई लेवल की बातें नहीं बताई जाती, उसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जाता है। जबकि प्रतिभाशाली बालक बहुत जल्दी चीजों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से अपन यूं कह सकते हैं कि शिक्षक इन परीक्षणों के माध्यम से इन सभी चीजों की जानकारी प्राप्त करते हुए स्वयं का मार्गदर्शन कर सकता है। वो सोच सकता है, वो निश्चित कर सकता है कि अपने को किस बालक के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और मान लीजिए कि एक शिक्षक ने बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग नहीं किया है, उसे पता ही नहीं है कि उसकी कक्षा में जो 40 बच्चे बैठे हैं वो किस किस प्रकार के हैं, तो वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा, सबको समान रूप से पढ़ाएगा, सब पर समान रूप से ध्यान देगा। और जब वह सबको समान रूप से पढ़ा रहा है तो हो सकता है कि उसका लेवल बहुत अच्छा हो। और यदि उसका अच्छा लेवल है, हाई लेवल है, वो अच्छे लेवल में पढ़ा रहा है, तो प्रतिभाशाली बालक तो उसके साथ साथ चलेंगे, परंतु मंदबुद्धि पीछे छूट जाएंगे। और मान लीजिए कि वो 0 से उठा रहा है, तो 0 से उठा रहा है तो मंदबुद्धि बालक तो समझ जाएंगे, प्रतिभाशाली बालक फिर कभी किसी का बैग छेड़ेंगे, कभी किसी को मारेंगे, कभी किसी पर पेन फेंकेंगे। तो इस प्रकार की हरकतें करने लग जाते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों को हमेशा नया चाहिए होता है। यदि उनको नए नए चैलेंजेस मिलते रहे तब तक तो वो बिजी रहेंगे। जब उन्हें कोई भी ऐसी चीज बताई जाती है जो बहुत सामान्य होती है और जो उनको आती है, वहां पर वो कभी ध्यान नहीं देते। फिर वो क्या करते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे अन्य बालक परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अपन यूं कह सकते हैं कि भाई बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग आवश्यक है। किसके लिए? शिक्षक के मार्गदर्शन के लिए भी आवश्यक है। शिक्षक के मार्गदर्शन के लिए, तो शिक्षक के मार्गदर्शन के लिए किस की आवश्यकता रहती है? बुद्धि परीक्षणों की आवश्यकता रहती है। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं कि अन्य कहां पर इसका योगदान है, देखिए बुद्धि परीक्षण सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ग्राउंड में ही सक्षम नहीं है या सफल नहीं है। इनकी सफलता वहां भी है जहां अपन एक व्यवसायी या एक व्यापारी को देखते हैं। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन हेतु एक व्यक्ति जो व्यवसाय करता है, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति तो मान लीजिए एक छोटी सी दुकान है, किराना स्टोर है। अब मार्केट में कई किराना स्टोर होते हैं, मान लीजिए लगातार 4 किराना स्टोर है। चारों किराना स्टोर से एक किराना स्टोर ऐसा है जिस पर सबसे अधिक भीड़ रहती है। क्यों?
वो सब लोगों को बांध कर रखता है। क्यों? क्योंकि उसे सबकी बुद्धि के अनुसार कार्य करना आता है, उसे सबकी बुद्धि के अनुसार बात करना आता है। तब अपन कह सकते हैं कि भाई व्यावसायिकता में भी मार्गदर्शन बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। व्यावसायिकता में भी व्यावसायिक जो लोग होते हैं वो एक व्यक्ति की बुद्धि समझ लेते हैं कि वो किस प्रकार से हैंडल होगा, बातों के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर वो उन्हीं को उन्हीं की भाषा में समझाते हैं, तो फिर उनको चीजें समझ में भी आती हैं। तो इसलिए अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1000 बार जांच परख करते हैं, तो उनको ऐसे कह दिया जाता है कहीं भी जाइए मार्केट में, अगर इससे कम मिले तो मुझे भी ला दीजिए। हालांकि ऐसा होता कभी नहीं है, कभी भी ग्राहक हर जगह जाकर उससे कम जो मिले वहां से खरीद कर लाकर उसको नहीं देगा। बस वह वहां पर इस विश्वास के साथ बात कहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है, और यहां तक कि उसकी मीठी भाषा के अनुसार वह बार बार आने को मजबूर हो जाता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण है वो व्यावसायिक मार्गदर्शन हेतु भी आवश्यक है। इसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी हेतु बुद्धि परीक्षण आवश्यक है, वहीं पर व्यक्तित्व की जानकारी हेतु भी बुद्धि परीक्षणों का महत्व है। व्यक्तित्व की जानकारी यानी पर्सनैलिटी को जानने के लिए, पर्सनैलिटी क्या होती है? व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक पक्ष, ये चारों मिलकर क्या कहलाते हैं? व्यक्तित्व कहलाते हैं। तो इन चारों का जो सम्मिलित योग है उनको समझने में भी बुद्धि परीक्षण अत्यंत सहायक है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो शारीरिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत हो, कोई ऐसा हो सकता है जो मानसिक क्षेत्र में यानी जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी हो, किसी के संवेगात्मक पक्ष बहुत मजबूत होते हैं। और अपनों ने जब पर्सनैलिटी टॉपिक पढ़ा था तब अपनों ने देखा था कि भाई संवेगात्मक स्थिरता एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो संवेगात्मकता में स्थिरता है तो वह बालक अच्छा माना जाएगा। अस्थिरता है तो संवेगात्मक अस्थिरता एक अवगुण माना जाता है, दोष माना जाता है। तो इस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पक्ष भी है, वो भी अपन किसके माध्यम से जान सकते हैं? बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से जान सकते हैं। तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान हेतु भी अपन मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं अपन? व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी हेतु भी अपन बुद्धि परीक्षणों की भूमिका मान सकते हैं। देखिए, जहां पर मंद बुद्धि बालकों की पहचान करने में बुद्धि परीक्षण सहायक है, तो जाहिर सी बात है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान में भी, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु भी बुद्धि परीक्षण महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों में कितना आईक्यू लेवल होता है? अपन कहते हैं ना 120 प्लस वाले प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि माने जाएंगे। तो 120 प्लस वाले या 140 तक वाले अगर अपन प्रखर बुद्धि प्रतिभाशाली मान सकते हैं, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि भाई इस बच्चे की आईक्यू 140 है, 135 है, 125 है, 130 है। अपन जब बुद्धि परीक्षण करेंगे तभी हमें इस बात का ज्ञान होगा। तो इसलिए अपन प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए भी बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तत्वों की। देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्ष में 40 बच्चों को शिक्षण करवा रहा है, 40 बालकों को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। सिखा रहा है मतलब अधिगम करवा रहा है। अब वो अधिगम किस आधार पर कर रहा है? उसकी यह बात किस पर निर्धारित होगी? अगर अपन इस संबंध में विचार करें
तो यदि उसने बुद्धि का परीक्षण कर लिया है, सभी बच्चों की बुद्धि का परीक्षण कर लिया है, तो वह उनके अनुसार उन्हें अधिगम करवाने का प्रयास करेगा। और बालक अपने अपने अनुसार यदि कुछ मिल रहा है तो उसको ग्रहण भी जल्दी करेंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन यूं कह सकते हैं कि भाई अधिगम जो क्रिया है, अधिगम प्रक्रिया में सहायक है। बुद्धि परीक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक है। अधिगम प्रक्रिया कौन सी? बच्चों को अधिगम किस प्रकार से करवाना है, शिक्षक के लिए ये एक मार्गदर्शन के रूप में आते हैं। तो अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ बालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है। अब विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है उनमें उसके व्यवहार संबंधी समस्याएं भी आ सकती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि बालकों की व्यवहार संबंधी समस्याओं की जानकारी हेतु, तो बालक जो व्यवहार कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। आपने देखा होगा कि वो जो मूवी थी जिसमें तारे जमी पर मूवी थी और उसमें एक बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता है, वो अलग सा व्यवहार करता है। क्यों करता है? बाद में पता चलता है कि उसकी आई साइड वीक है, उसे वो चीजें समझ ही नहीं आती। वो जैसे ही उन अक्षरों को देखता है तो उसके अक्षर उसे सही रूप में दिखाई नहीं देते, तो वह निरंतर पिछड़ता जाता है। तो यहां पर जब उसकी समस्या जो है, उसको न दिखने की या आई साइड वीक होने की या उसके न समझ पाने की जो समस्या है, उसको जब समझा जाता है तब उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाता है। जब व्यवहार किया जाता है तो वह वहां पे सफल भी होता है। और बाद में अपन देखते हैं कि जब उसकी आंखों पर ध्यान दिया जाता है, उसके बाद उसकी रुचि का पता चलता है, वो पेंटिंग्स में बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं कि बालकों की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे वो देखने से संबंधित है, चाहे वो सुनने से संबंधित है, चाहे वो समझने से संबंधित है, उन समस्याओं का यदि अपन पता लगा ले, बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं, व्यवहार में समस्याएं देखने को मिलती हैं, उन समस्याओं का यदि अपन पता लगा ले तो उन समस्याओं का पता लगाकर फिर अपन उसी के रूप में मार्गदर्शन करें। उसी के रूप में मार्गदर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बालकों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार भी यह शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह समस्याओं की जानकारी हेतु ही महत्वपूर्ण नहीं है, बालक की समस्याओं के समाधान हेतु भी उपयोगी है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि बालकों की समस्याओं के समाधान हेतु भी ये परीक्षण अत्यंत ही उपयोगी कहे जा सकते हैं। बालकों की समस्याओं का समाधान बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से किया जा सकता है। तो बुद्धि परीक्षणों में जो समस्याएं सामने आ गई तो जाहिर सी बात है कि अपन समाधान भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाई प्रतिभाशाली बालक की जानकारी हो, चाहे मंद बुद्धि की जानकारी हो, चाहे समस्याओं की जानकारी हो, चाहे समाधान की जानकारी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में हो, सब जगह बुद्धि परीक्षणों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिक्षा में इसका योगदान अभी पूरा नहीं हुआ है, पढ़ेंगे अपन, परंतु अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।